देखो लाइव है क्या? देखो एम आई लाइव? बोलो एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, फटाफट से बोलिए। ऑडिबल है, विजिबल है? ठीक है, फेस टू फेस में तो है ये ऑडिबल विजिबल। चलो, चलो देखो, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी। ओके, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, ये वाला जो चैप्टर है आप लोग को एग्जीक्यूटिव में भी है एंड प्रोफेशनल में भी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में भी है और प्रोफेशनल में भी है। सेम चीज पूरा डिट्टो एग्जीक्यूटिव में है, सेम चीज पूरा डिट्टो प्रोफेशनल में है। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पूरा ओवरव्यू अपने को देखना होगा। ठीक है, पूरा ओवरव्यू देखना होगा। ठीक है, आप लोग का एग्जीक्यूटिव में क्या, एग्जीक्यूटिव में आपका ये जो चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव में ये जो चैप्टर है आप लोग का अलग से पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ है। और आपका प्रोफेशनल में क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर में ही डाल दिया गया है, बोनस इशू के बाद। ठीक है, दोनों के लिए रेलिवेंट है, प्रोफेशनल के लिए भी रेलिवेंट है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि एकदम नया नया रेगुलेशन है। अब ये रेगुलेशन कब आया था, सेबी का वेबसाइट में जाके हम लोग देखेंगे। आज का क्लास एकदम हल्का रखेंगे, बोलिए क्यों? क्योंकि आज आप लोग फास्ट कर रखे हैं। तो देखो, सेबी में जाएंगे लीगल में, लीगल में जाएंगे रेगुलेशन में, लीगल में कहाँ जाएंगे, रेगुलेशन में। ओके, ये रेगुलेशन में देखिए कब आया, 2021 में, 2021 में सबसे लेटेस्ट रेगुलेशन है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, 2021। तो पहले क्या हुआ था ना, पहले आपका दो रेगुलेशन हुआ करता था। ठीक है, पहले होता था शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, दोनों को अब मर्ज कर दिया गया। पहले क्या होता था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन और स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। तो मतलब समझिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। पहले क्या होता था, दो रेगुलेशन कैसे होता था, ये एक रेगुलेशन होता था और ये एक रेगुलेशन होता था, समझ में आया? तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, दो रेगुलेशन अलग अलग होता था, दो रेगुलेशन अलग अलग होता था। ये देखिए, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन था 2002। ओके, एंड शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन है 2014, 2014। ठीक है, तो ये 2002 का रेगुलेशन था, ये 2014 का रेगुलेशन था, और दोनों को मर्ज करके, दोनों का क्वालिटीज को मर्ज करके आपका 2021 में ये लोग को मर्ज करके शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी निकाला गया। मतलब दोनों का नाम जोड़ दिया गया, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, दोनों का रेगुलेशन को मिक्स करके आपका एक सिंगल रेगुलेशन बनाया गया 2021। अब इसका क्या दरकार पड़ा था, ये जो स्वेट इक्विटी रेगुलेशन है और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है, दोनों एम्प्लॉय लोग के लिए होता है ना, स्वेट इक्विटी भी अपने एम्प्लॉय लोग को देते हैं, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट भी एम्प्लॉय को देते हैं, तो सब चीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय है ना दोनों। तो इसलिए सेबी क्या बोला कि दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों को क्या किया वो लोग, मर्ज कर दिया। तो कौन सा दो रेगुलेशन को मर्ज किया गया, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी। ठीक है, अगर छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ ले कि दो किस कौन सा दो रेगुलेशन को मर्ज करके ये रेगुलेशन बना है, तो नाम में ही लिखा हुआ है। ओके, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कब हुआ था, 2014, एंड स्वेट इक्विटी 2002, 2002 एंड 2014 दोनों को मिला के 2021 में मर्ज कर दिया गया। तो बात चीज दोनों दोनों चीज का बातचीत सेम ही है, जो पहले था वही अभी है, थोड़ा बहुत ट्विकिंग किया है, थोड़ा बहुत ट्विकिंग किया, बाकी चीज जो पहले था रेगुलेशन में वही है, बस क्या किया, मर्ज कर दिया गया। समझ में आया? समझ में आया? तो ये लोग का मेन काम क्या था, देखिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया सेबी, सेबी बोला कि क्या करना चाहिए, दोनों को हम लोग को रेगुलेशन को मर्ज करने के लिए फ्रेमवर्क बोला। पहले देखो कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट जो स्कीम है ना, उसका फ्रेमवर्क देखो और स्वेट इक्विटी का फ्रेमवर्क देखो, और देखो कि दोनों को मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब एक्सपर्ट ग्रुप का क्या काम था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट जो स्कीम है, जो सिंगल था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम 2014, उसका क्या बोला, पहले 2014 वाला जो स्कीम है ना, उसका एक एक पार्ट देखो पहले तुम लोग एक्सपर्ट ग्रुप। फिर बोला 2002 वाला जो स्कीम है ना स्वेट इक्विटी, उसका भी पार्ट देखो। फिर उसके बाद दोनों को मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताओ हमको। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या काम था एक्सपर्ट ग्रुप का, रिविजिट द रेगुलेशंस। कौन सा रेगुलेशन, एसबीईबी, एसबीईबी मतलब शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। रिविजिट द रेगुलेशन स्वेट इक्विटी, तो स्वेट इक्विटी का रूल्स रेगुलेशन देखो, और उसका मतलब पढ़ने के लिए बोला कि दोनों को पढ़ो, फिर देखो मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ में आया? बचकाना चीज है। समझ में आया? बोला दोनों को पढ़ो और फिर मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हम लोग को बताओ। ठीक है, तो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया और एक्सपर्ट ग्रुप एडवाइस दिया कि हाँ ठीक है मर्ज कर दो, एक नया रेगुलेशन बनाओ 2021 में। और जिसको क्या, जब कब नोटिफाई हुआ, अगस्त 13, 2021
2021 में वो नोटिफाई हुआ, क्या अगस्त 13 2021 में वो नया नया जो रेगुलेशन है ना, दोनों को मर्ज करके उसको नोटिफाई किया गया। कब? अगस्त 13 2021, और उसी दिन से वो इफेक्टिव हो गया नया रेगुलेशन। ओके, समझ में आया? तो कौन सा दो रेगुलेशन को मर्ज किया गया? एसबीईबी एंड एसई, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी, दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया? एसबीईबी एंड स्वेट इक्विटी, दोनों को मर्ज करके ये दो रेगुलेशन बना, ये एक रेगुलेशन बनाया गया। ये कब से लागू हुआ, कब से नोटिफाई किया? अगस्त 13 2021, अगस्त 13 2021। ठीक है, अब इसका एप्लीकेबिलिटी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेबिलिटी कहां कहां ये एप्लीकेबल है, तो ये 6 चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या? 6 चीज। यहां पे 5 चीज लिखा हुआ है, 6 चीज ये भूल गया ये लोग लिखना। एप्लीकेबल 6 चीज के ऊपर है। ठीक है, टोटल 6 चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, देखो, इसीलिए रेगुलेशन से पढ़ाते हैं, ये सब झमेला नहीं होता है, उल्टा पुल्टा चीज लिख देता है। ये देखो, है ना 6 चीज। ठीक है, टोटल 6 चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या क्या चीज के ऊपर, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। पूरा चीज इसी के ऊपर है। केस बेस्ड सिनेरियो पूछता है आपको, रेगुलेशन नहीं पूछेगा कौन सा 6 चीज, कौन सा 6 चीज के ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं पूछेगा। बचकाना चीज हो गया, वो चीज नहीं पूछेगा आपको, कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के पूछेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कहां पे भी, इसलिए हम लोग सब जगह कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, पॉइंट्स याद करना तो इजी है ना, कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने। ओके, देखिए कहां कहां एप्लीकेबल है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, नाम याद दिख रहा है ना, देखा देखा लग रहा है ना, कंपनीज एक्ट में पढ़े होंगे आप लोग। ईसॉप पढ़े हैं कंपनीज एक्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं? ईसॉप। फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इसको बोलते हैं ईएसपीएस। ये वाला नाम सुना हुआ है? नहीं। ठीक है, ये वाला नाम नहीं सुना हुआ होगा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। फिर आता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ये सुना हुआ है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम सुना हुआ? ये क्या बोलते हैं इसको? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी तो सुना वही है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 63। ठीक है, सेक्शन 53 या 54 है, 63 नहीं है, 53 54। ठीक है, वहां पे क्या बोला है ना सेक्शन में, वो सारा सेक्शन में क्या बोला हुआ है कि स्वेट इक्विटी को कैसे इशू कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा सेबी का, तो अपने को सेबी का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने को की सेबी पढ़ रहे हैं। ओके, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स टोटल 6 चीज में एप्लीकेबल है। क्या क्या 6 चीज में? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब इस सबको क्या क्या बोलते, किस लिए बोलते, क्यों बोलते हैं, अब ये पढ़ेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है? जैसे मान लो मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ, समझ में आया? मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ या डायरेक्टर हूँ मैं कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी तो चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा काम करे, बढ़िया से बढ़िया काम करे, ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो वो एम्प्लॉय बोलेगा क्या आप तो खाली सैलरी देते हो, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? आप क्या कंपनी के मालिक बना रखे हो क्या? सब तो प्रॉफिट आप खाते हो, हम क्या करेंगे? हम तो खाली सैलरी में काम करेंगे, तो सैलरी और बढ़ा ले। अरे ज्यादा से क्या कर दोगे, 1 करोड़ कर दोगे, 2 करोड़ कर दोगे, क्या होगा? आप तो यार उससे भी ज्यादा कमाते हो। बोला ठीक है, तुमको हिस्सेदारी चाहिए ना कंपनी में, तुमको हिस्सा चाहिए ना कंपनी में, ले देता है तेरे को स्टॉक ऑप्शन देता है। क्या? स्टॉक ऑप्शन, कि मतलब तू मेरा कंपनी का शेयर होल्डर भी बन जा। ठीक है, तू मेरा कंपनी का शेयर होल्डर भी बन जा। तो एम्प्लॉय लोग को क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि एम्प्लॉय लोग ज्यादा से ज्यादा काम करे, वो लोग को क्या करता है, हम कंपनी क्या कर देता है, शेयर इश्यू कर देता है। क्या करता है? शेयर इश्यू कर देता है एम्प्लॉय लोग को, क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉय लोग क्या है, मोटिवेटेड रहेगा, बोले कि ठीक है अब तो मेरे को कंपनी का शेयर मिलेगा, अब तो कंपनी का ओनर बन जाएगा। अब बोलेगे सर एम्प्लॉइज लोग तो यार डायरेक्ट मार्केट में भी जाके खरीद सकते हैं, उसमें कौन सा बड़ा बात है, सैलरी मिलता है, सैलरी से खरीद लो, सैलरी भी जो मिलता है सैलरी से खरीद लो। लेकिन देखो कंपनी को जो मार्केट प्राइस में जो शेयर मिलेगा ना, वो तो मार्केट का भाव में मिलेगा ना। हाँ, मार्केट का भाव में मिलेगा। और मार्केट में क्या है, जब मिल भी नहीं सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, उसको जितना शेयर चाहिए हो सकता है नहीं मिले, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, शेयर ही नहीं मिल रहा है कंपनी का। और यहाँ पे क्या है, कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर इशू करेगा। क्या? डिस्काउंटेड प्राइस में, जो प्राइस मान लो कंपनी का शेयर का भाव चल रहा है 1200-1300 रुपया, लेकिन ये लोग को दे देगा 1000 रुपया में, समझ में आया, 900 रुपया में, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय है ना, कंपनी का एम्प्लॉय है, तो लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में क्या करेगा, शेयर इशू कर देगा। ठीक है, तो लोग को मार्केट से खरीदने का दरकार नहीं है। अब बताओ ये कंपनी का एम्प्लॉय अगर मार्केट से खरीदेगा शेयर, अच्छा लगेगा? कंपनी का एम्प्लॉय तो डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकता है ना, तो ये क्या करेगा, कंपनी डायरेक्ट अपना ही शेयर एम्प्लॉयज लोग को इशू कर देगा। अब इसको ऑप्शन क्यों बोलते हैं? कंपनी क्या बोलेगा ना,
देखो, अगर तुम 1 ईयर तक मेरा कंपनी में काम करेगा, 1 साल तक तुम मेरा कंपनी में अगर काम करेगा, तो 1 साल में अगर तुम काम करेगा, 1 साल के बाद हम तुमको ऑप्शन दे देंगे कि आज का जो भाव है ना, 1 साल बाद उसी भाव में तुम शेयर खरीद लेना। जैसे आज आज अगर मान लो रिलायंस मेरे को बोलता है कि आज 2024 है, ठीक है, तुम कंपनी में 1 साल तक काम करो, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई भी मिनिमम 1 साल होना चाहिए, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो 1 साल मान लो, अगर मैं मेरे को बोलता है 2 साल तुम काम करना, 2 साल तुम काम अगर किया, जैसे ही 2 साल खत्म होगा, आज जो रिलायंस का भाव है ना मार्केट का, उससे हम डिस्काउंट में, आज जैसे बोल रहा है 2900 रुपया दाम है, देखो हम 2600 रुपया में शेयर दे देगा। लेकिन कब देगा? 2 साल बाद। कम से कम तुमको 2 साल तक तो काम करना पड़ेगा, तुम तो नहीं तो बोलेगा शेयर लेके भाग जाएगा कंपनी का, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तुमको कम से कम 2 साल के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो 2 साल ये लोग क्या करेगा ना, हम लोग का सैलरी से क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा रुपया काटेगा। कितना? 2600 के भाव से 2900 तो नहीं काटेगा ना, 2600 काटेगा। सैलरी मान लो मेरा कितने का है, सैलरी मान लो मेरा 50 लाख रुपया है, और मेरे को बोलेगा कि तुमको 1000 शेयर देंगे, ठीक है, मेरे को क्या बोला, 1000 शेयर देंगे, तो हमको 26 लाख देना पड़ेगा कंपनी को। तो बोलेगा कि ठीक है तुम 3 साल में देना। सर अभी हम कहाँ से बेयर करेगा, 26 लाख में, 50 लाख में 26 लाख आप ही ले लेंगे। बोले ठीक है तुम एक काम कर, 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके काटेगा तेरे को, 26 लाख टोटल काटना है, हम डिवाइड बाई 3 कर देगा, डिवाइड बाई 3 करके तुम 3 साल कटाते भी रहना, काम भी करते रहना, कटाते भी रहना, जब 3 साल कंप्लीट होगा तेरे को पूरा शेयर मिल जाएगा, 1000 शेयर। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी हो गया तेरा, समझ में आया? एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो 26 लाख को 3 से डिवाइड किया, और 3 साल में थोड़ा थोड़ा काटा, और 3 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ उसको शेयर दे देगा, समझा? और इसको बस, इसमें क्या होता है, कंपनी थोप नहीं सकता आपके ऊपर। कंपनी क्या कर सकता है? थोप नहीं सकता आपके ऊपर कि लेना ही पड़ेगा। देखो तुम हाँ बोल दिया है, अब मुकर नहीं सकता है, अरे नहीं लेना है सर हमको, मार्केट में ले लेगा। आप 2600 में दे रहे, आपका कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया, 2000 रुपया हो गया शेयर, हम क्यों लेगा आपसे 2600 में? क्यों लेगा 2600 में? तो ऑप्शन है, जबरदस्ती नहीं है कोई, ऑप्शन है, इट्स एन ऑप्शन, इसीलिए बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड रेट सेट हो जाता है, एक प्री डिटरमाइंड रेट में फ्यूचर डेट में आपको क्या करेगा, शेयर मिल जाएगा। एक ऑप्शन रहेगा आपको कि आप अपना अपना क्या सैलरी का पार्ट फॉरगिव करके शेयर ले, आप बोलेंगे सर मेरा तो 3 साल से वो काट लिया पैसा, मेरा तो 3 साल तक पैसा काट लिया, अब हमको नहीं लेना है वो ऑप्शन, तो आपको पैसा रिफंड कर देगा कंपनी। क्या करेगा? रिफंड कर देगा। ये नहीं कि जबरदस्ती आपसे ले लेगा पैसा, ठीक है, कंपनी क्या करेगा, आपका पैसा रिफंड कर देगा। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम समझ में आया? यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑप्शन है, यहाँ पे क्या आपके पास ऑप्शन है टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी और नॉट। और कैसे परचेज करेगा? थोड़ा थोड़ा सैलरी आपका काटता रहेगा। क्या? कौन काटता रहेगा? कंपनी। जैसे जो भी जिसका एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है ना, बहुत पॉपुलर होता है, जो लिस्टेड कंपनी है ना उसमें बहुत पॉपुलर होता है। ये लोग क्या करता है, कंपनीज में एम्प्लॉय लोग को मोटिवेट करने के लिए ई-शॉप्स इशू करता है। क्या? ई-शॉप्स। ई-शॉप्स क्या होता है, जैसे मान लो आज पब्लिक इशू लेके आया ना कंपनी, जैसे आज नया पब्लिक इशू लेके आया कंपनी, नया कंपनी लिस्ट कर रहा है अपने आप को, तो वो लोग पहले से ही अपना ई-शॉप का पोर्शन ना हटा के रखता है, मतलब क्या, रिजर्व करके रखता है कि आगे कहीं हम लोग को देना पड़े, तो हम लोग पहले से अपना एक पूल बना के रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ईसॉप पूल। क्या? ईसॉप पूल। तो एक पूल बना के रहते हैं, मिनिमम 5% रखना पड़ता है। क्या? 5% से ज्यादा नहीं रख सकते आप। जैसे पब्लिक इशू साइज 1000 करोड़ का है ना, 1000 करोड़ में 5% हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज लोग के लिए रखना पड़ेगा, ईसॉप के लिए। ठीक है, और उसमें एक एम्प्लॉय लोग का शेयर होता है, 2 लाख से 5 लाख के ऊपर वो लोग कर नहीं सकता है, 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता है, 2 लाख से नीचे नहीं जा सकता है, 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता है, 2 लाख से नीचे नहीं जा सकता है। तो मिनिमम 2 लाख का शेयर देना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 लाख का शेयर देना पड़ेगा एक एम्प्लॉय लोग को। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो ये बोलते हैं ई-शॉप्स। इसको क्या बोलते हैं? ई-शॉप्स। ई-शॉप्स का एक पूल बना देते हैं। जैसे आज इशू लेके आया पब्लिक इशू, उसमें 5% रिजर्व करके रख दिया कि बोला कि भैया एम्प्लॉय लोग के लिए कर देते हैं रिजर्व। अब क्या होता है, एम्प्लॉय लोग हर एक टाइप का एम्प्लॉय हो सकता है ना, जैसे बड़ा लेवल, कोई बड़ा पोजीशन में, कोई छोटा पोजीशन में, तो उसके हिसाब से सबको क्या करता है, ई-शॉप्स इशू कर देता है। ठीक है, ई-शॉप्स इशू करते हैं किस, क्या करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज लोग को क्या करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए। और एम्प्लॉय लोग को अगर कंपनी का ओनरशिप देगा, शेयर्स तो ओनरशिप होता है ना, तो वो लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और प्लस कंपनी अगर परफॉर्म जितना अच्छा करेगा, वो लोग जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना शेयर बढ़ेगा, तो लोग और अच्छा परफॉर्म करेगा कि भाई मेरा शेयर है ना, मेरा शेयर है, मेरा कंपनी का शेयर है, तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा तो मेरा कंपनी और अच्छा होगा, तो मेरा कंपनी और अच्छा होगा, मेरा शेयर का प्राइस ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये एक टूल है मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय लोग के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? ई-शॉप्स। क्या बोलते हैं? ई-शॉप्स। ई-शॉप में क्या रहता है? ऑप्शन रहता है। क्या रहता है? ऑप्शन किसके पास रहता है? एम्प्लॉय लोग के पास क्या रहता है? ऑप्शन। अब आ जाता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अब एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम सब चीज सेम है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, उसमें कंपल्शन रहता है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। क्या? अब मान लो एम्प्लॉय और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई 1 साल बाद तुमको शेयर मिल जाएगा, लेकिन आज का भाव में, लेकिन तुमको ऑप्शन नहीं देंगे, खरीदना ही पड़ेगा। पैसा काट के हम, पैसा काट के तुम्हारे लिए अलग से रिजर्व कर दिए, अब तुम बाद में मुकर नहीं सकता। नहीं सर, नहीं मुकरेंगे, जो भी भाव हो जाएगा मुकरेंगे नहीं। आपका शेयर का प्राइस गिरने ही नहीं देंगे, इतना बढ़िया से काम करेंगे, गिरने ही नहीं देंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना सेल्स करेंगे, गिरने नहीं देंगे। समझ में आया? लेकिन ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय फंस जाता है ना, उसको खरीदना ही पड़ेगा कंपनी का शेयर। समझ में आया?
तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसमें क्या ऑप्शन नहीं होता है, कंपल्शन होता है। क्या इसमें कंपल्शन होता है या मैंडेटरी होता है? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे परचेज, इसलिए बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, तो लोगों को परचेज करना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये जबरदस्त है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। अब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या होता है? सपोज मान लो रिलायंस का शेयर का प्राइस आज 2900 रुपया है, ठीक है? ओके, रिलायंस का शेयर का प्राइस क्या है आज? 2900 रुपया है। अब क्या है ना, कंपनी को लग रहा है कि अगर कंपनी अपना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अब रिलायंस बोल रहा है जितना ज्यादा हम जियो का सिम बेचेगा, क्या जितना ज्यादा जियो का सिम बेचेगा उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो क्या किया ना, रिलायंस दो तरीके से दे सकता है, दो तरीके से बेनिफिट दे सकता है एम्प्लॉय को। या तो कमीशन बेस, जितना ज्यादा सिम बेचोगे उसके ऊपर हम कमीशन देंगे, जितना ज्यादा सिम बेचोगे हम उतना उससे ज्यादा कमीशन देंगे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा हम आपको कमीशन देंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा हम आपको कमीशन देंगे। लेकिन क्या हो गया, अगर मान लो प्रोडक्शन कर लिया लेकिन बिक नहीं पाया, सिम बेच दिया लेकिन वो लोग कॉल ही नहीं कर रहा है, एक ही बार सिम बेच के कर दिया, वो लोग परमानेंट कस्टमर नहीं बना, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा ना, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, मतलब प्रोडक्शन हो तो सेल हो, सिम बेचे तो कॉल करता रहे, वो लोग लॉन्ग टर्म कस्टमर बना रहे, कस्टमर सपोर्ट अच्छा दोगे तभी तो बनेगा। तो मतलब पूरा टीम अच्छे से परफॉर्म करेगा तभी होगा, खाली सेल्स टीम काम करेगा प्रोडक्शन नहीं करेगा, सेल्स टीम काम करेगा आफ्टर सेल्स वाला टीम काम नहीं करेगा तो नहीं चलेगा ना, पूरा कंपनी को एक संग काम करना पड़ेगा। तो क्या करेगा ना, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कंपनी क्या बोलता है, सब एम्प्लॉयज लोग को बुलाता है और बोलता है कि देखो आज का शेयर का भाव है 2900, अगर तुम लोग ढंग से काम किया ना, अगर तुम लोग ढंग से काम किया तो शेयर का भाव हो जाएगा 3500 रुपया। कितना? 3500। 2900 से सीधा 3500, तो कितना हो गया? 600 का प्रॉफिट हो जाएगा। तुम लोग को हम टारगेट देते हैं, तुम 1 लाख सिम बेचो और 1 लाख सिम ऐसा कस्टमर लोग को बेचो कि साल भर तक वो हम लोग का कस्टमर रहे, 2 साल तक कस्टमर है। एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को कि 1 साल 2 साल तक कस्टमर रहे, तो उससे क्या होगा, कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी बढ़ जाएगा। तो बोला कि अगर तुम लोग ऐसा करके दे दिया ना, तो जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना, जो मेरे को एस्टिमेट लग रहा है, मुकेश अंबानी बोल रहा है, जो मेरे को एस्टिमेट लग रहा है ना 3500 रुपया हो जाएगा, जो 600 रुपया का डिफरेंस है ना वो तुम लोग को दे देंगे हम लोग, वो हम लोग एम्प्लॉयज लोग को दे देंगे कि तुम लोग के कारण ही तो हुआ है। तो इसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। जो डिफरेंस आया ना प्राइस का, उसमें क्या हुआ, शेयर नहीं दे रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है ना प्राइस का, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, शेयर से रिलेटेड है ना, ये शेयर से रिलेटेड, इसलिए शेयर बेस्ड बेनिफिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे शेयर नहीं जा रहा है, क्या शेयर नहीं जा रहा है, यहाँ पे खाली डिफरेंस इन अमाउंट हो रहा है ना, वो हम लोग एम्प्लॉय लोग को दे रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ बोनस, कंपनी का जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना, उससे उन लोग का इंक्रीमेंट को हम लोग क्या कर दिए, बोनस को लिंक कर दिए। समझ में आया? उससे हम लोग कंपनी का बोनस को लिंक कर दिए, तो इसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। तो लोग ज्यादा अच्छा काम करेगा। हाँ, तो ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का एक तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया, सब कुछ अच्छा बढ़ गया। समझ में आया? और क्या किया कंपनी, डिफरेंस इन द शेयर प्राइस उन लोग को दे दिया। एम्प्लॉय लोग को क्या मिल गया, इतना अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, जितना अच्छा खासा अमाउंट। अब बोलेंगे सर कम भी तो हो सकता है, कम होगा तो ठीक है, एम्प्लॉय लोग से थोड़ा ना ले लेंगे, एम्प्लॉय लोग तो मेहनत कर ही रहा है। समझ में आया? कम आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एप्रिसिएशन राइट है, ये क्या है, एप्रिसिएशन राइट है। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस एप्रिशिएट होगा तो डिफरेंस इन प्राइस दे दिया जाएगा। ओके, डिफरेंस इन प्राइस हो सकता है वो कैश में दे, या हो सकता है कंपनी का शेयर दे दे, हो सकता है कैश में दे, हो सकता है कंपनी का शेयर दे दे। जैसे मान लो 600 रुपया बढ़ा, वो बोला हम 1000 का बात, 1000 शेयर तुमको देंगे, तो 1000 इंटू 600 कितना हुआ, 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया जितना शेयर का भाव होगा कंपनी का, रिलायंस का, उस डेट में शेयर दे देगा तुम लोग को। समझ में आया? तो फ्री फोकट का ही शेयर आया, फ्री फोकट का ही शेयर आया। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। यहाँ पे डिफरेंस इन प्राइस देते हैं, डिफरेंस इन शेयर प्राइस, कैश में भी दे सकते हैं या फिर शेयर्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, कैश में भी दे सकते हैं या फिर शेयर में भी देते हैं। मेजर में यही तीन है, मेजर में यही तीन है। अब मान लो कंपनी क्या कर रहा है ना, एम्प्लॉय लोग के लिए बेनिफिट के लिए क्या कर रहा है, प्रोविडेंट फंड स्कीम चला रहा है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय लोग क्या करता है, अपना सैलरी का कुछ पोर्शन दे देता है कंपनी को, और कंपनी को बोलता है कि भैया ये मेरा एक एफडी टाइप का हो गया, जब हमको दरकार होगा ना हम आपसे मांग लेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग का जगह नहीं है, मेरे पास आप ही हैं। तो आप एक काम करो, मेरा सैलरी का थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रख लो, एक तरीके से एफडी करके, और उसको क्या करेंगे हम अपना बेनिफिट के लिए, या फिर कंपनी को क्या करेगा, कंपनी का एम्प्लॉय लोग के लिए इंश्योरेंस स्कीम कर देगा, कंपनी का एम्प्लॉय लोग के लिए इंश्योरेंस परचेज कर देगा। एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं परचेज करके बोल रहा है कि सर आप ही करवा दीजिए ना, सर आप ही करा दीजिए मेरा इंश्योरेंस, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, आप तो कम दाम में कराएंगे। समझ में आया? या फिर एम्प्लॉय लोग क्या बोला कि हमको सर एक घर लेना है,
हम लोग को एक घर लेना है, तो एक काम करिए, आप थोड़ा 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 करके मेरा पैसा काटते रहिए, और उसके बाद करिए मेरे लिए घर ले लीजिए। लेकिन ये शेयर बेस्ड है, कंपनी क्या करेगा, पैसा काट के शेयर रख लेगा, पैसा काट के क्या करेगा, शेयर्स रख लेगा कंपनी का, और शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख देगा। कंपनी के पास भी तो बहुत सारा नहीं है, कंपनी अपना ही शेयर में बोलेगा ठीक है तेरा पैसा काट रहा है, लेकिन अपना ही शेयर खरीद के रख लेगा। तुम जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी का शेयर उतना ही बढ़ेगा। तो तेरे को देख, एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा आ जाएगा। समझ में आया, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा आ जाएगा। तो ये बचकाना चीज है, थियोरिटिकल है। समझ में आया, तीन चार तो स्कीम में बताएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीन चार तो स्कीम में मतलब कंपनी का एम्प्लॉइज लोग का बेनिफिट के लिए अलग अलग स्कीम्स में पैसा डाल सकता है, ठीक है। शेयर बेस्ड स्कीम होना चाहिए, कंपनी का शेयर्स खरीद के उसको रखना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो ये हो गया जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट। और हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट के लिए, समझ में आया, पेंशन फंड्स हो गया। रिटायरमेंट के लिए क्या करेगा, रिटायरमेंट के लिए कंपनी का शेयर्स खरीद के रख लेगा। शेयर बेस स्कीम है, कंपनी का शेयर्स खरीद के रख लेगा। अब जैसे जैसे उसको पेंशन पे आउट करेगा, धीरे धीरे करके पे आउट करेगा, शेयर्स को बेचेगा धीरे धीरे करके, एक पेंशन स्कीम हो जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय हो सकता है 55 ईयर्स में, 60 ईयर्स में क्या होगा, रिटायर होगा। रिटायर होगा तो उसको पैसा चाहिए होगा ना, तो ईयरली पे आउट आता रहे, उसका डिविडेंड जाता रहे, तो ऐसे करके शेयर्स खरीद के रख लेगा कंपनी। समझ में आया, तो सारा चीजें शेयर से रिलेटेड है। ये स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी अपने अलग से पढ़ेंगे। स्वेट इक्विटी किस लिए इसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं, एम्प्लॉय पसीना बहाता है ना अपना, स्वेट बहाता है, इसलिए उसको क्या करा जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में हम लोग को कंपनीज एक्ट भी पूरा पढ़ना होगा, हम लोग पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो 5 स्कीम है ना, शुरू वाला जो 5 स्कीम, इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 1 में आया ईसॉप, फिर आया ईएसपीएस, फिर आया एसएआर, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, और फिर उसके बाद आया रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। और ये जो स्वेट इक्विटी अलग से इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन था, वो अलग से इसमें जोड़ दिया गया, अलग से इसमें जोड़ दिया गया। तो ये लोग के लिए अलग अलग चैप्टर्स है, ये लोग के लिए क्या है, अलग अलग चैप्टर्स है। ये देखिए, चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 में पार्ट ए में ईसॉप के बारे में बोला हुआ है, क्या, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप या ईसॉस, ठीक है। और उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, क्या, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। फिर देखिए पार्ट सी, पार्ट सी में स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। फिर देखिए पार्ट डी, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। फिर पार्ट ई, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। फिर देखिए इसका अलग से चैप्टर चालू कर दिया, स्वेट इक्विटी, इसलिए अलग से पढ़ाएंगे। इसमें डेफिनेशन भी अलग है एम्प्लॉय का, इसलिए अभी इसमें घुस नहीं रहे, अभी पहले वो 5 चीज कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्वेट इक्विटी करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। इसका चैप्टर ही अलग है, चैप्टर 3, क्योंकि अलग से पूरा रेगुलेशन था ना, उसको रेगुलेशन को बस इसमें घुसा दिया, एक ही रेगुलेशन करने के लिए। कोई आदमी को अगर तीनों चारों चीज पांचों चीज के बारे में सब पढ़ना है, तो एक ही रेगुलेशन पढ़ लो, सारा चीज हो जाएगा। दो दो रेगुलेशन पढ़ने का दरकार नहीं है, इसीलिए लोग क्या किया, एक ही रेगुलेशन में सबको घुसा दिया। तो इसमें क्या किया, 5 तो जो स्कीम है, 5 तो जो स्कीम है वो क्या है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। 5 तो जो स्कीम है, ईसॉप, ईएसपीएस, एसएआर, और क्या था, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, और क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये 5 तो स्कीम और एक तो स्वेट इक्विटी, ये 6 चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। 5 को शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट आगे चल के पढ़ेंगे, बस ये चलना चाहिए, ये पढ़ के रखिए कि एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए एक स्कीम है, ठीक है। एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए, जनरल बेनिफिट के लिए, जनरल बेनिफिट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को तो सारा चीज देना पड़ेगा, सारा सुविधा देंगे तभी तो मोटिवेटेड रहेगा एम्प्लॉय। उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल का मेडिक्लेम करना पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस करना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस करना पड़ेगा। एम्प्लॉय सब में तो खर्चा लगता है, तो कंपनी का अपना खर्चा करेगा नहीं, उसका पैसा काटेगा, उसका पैसा काट के शेयर्स खरीद के रख लेगा, जब जब उसको दरकार है उससे देता रहेगा, शेयर्स बेच बेच के। समझ में आया, उसका पैसा काटेगा, एम्प्लॉय भी तो खर्चा करेगा कहीं जाके लाइफ इंश्योरेंस और ये सब लेने के लिए। कंपनी क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, अपना कंपनी का शेयर्स खरीद के रख लेंगे, जब तुमको जो चाहिए बताना, हम शेयर बेच के कर देंगे। मतलब तुम्हारा एक एफडी कर रहे हैं, और एफडी क्या करे, एफडी किस फॉर्म में करे, शेयर खरीद के। समझ में आया, आगे पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, आगे देखिए पूरा पार्ट है ना, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी खाली ओवरव्यू दिया है, अभी दिमाग में इतना जोर नहीं लगाना है, खाली ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अभी ये नहीं बोला सर ये इतना ही से पढ़ा दी हो गया, एग्जाम में ये लिखना है, नहीं, अभी पूरा आगे पढ़ाएंगे, अभी ओवरव्यू दिया है, ओके। अब देखो, अब ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है ना, वो बता रहा है, ये रूल
किसके लिए एप्लीकेबल है? ओके, द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द कंपनी, ठीक है, हु शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, कि सेबी का रेगुलेशन है भैया, सेबी का रेगुलेशन सब फॉलो करेगा क्या? सेबी का रेगुलेशन खाली लिस्टेड कंपनी फॉलो करता है। तो सेबी में क्या बोल रहा है कि ये सब रेगुलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? जो लिस्टेड, जो लिस्टेड हो, ठीक है, जो कंपनी कहाँ लिस्टेड, और लिस्टेड कहाँ होगा? स्टॉक एक्सचेंज में। ये तो बताने का बात नहीं, लिस्टेड तो स्टॉक एक्सचेंज में होगा ना, ठीक है। प्लस लिस्टेड हो, प्लस हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी, जो बोले कि हमको स्वेट इक्विटी इशू करना है, लिस्टेड कंपनी हमको स्वेट इक्विटी करना है, ऑब्वियसली तभी तो ये रेगुलेशन लगेगा। लिस्टेड कंपनी खाली बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन ठोक दे? नहीं ना, जब अगर स्वेट इक्विटी करेगा तभी तो लगेगा। या फिर स्वेट इक्विटी कर रहा है इशू, या फिर कोई बेनिफिट है, ओके, और या फिर वो बेनिफिट जो 5 बेनिफिट हम लोग पढ़े, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, ओके, वही बोल रहे हैं ये लोग। हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, और क्या बोल रहा है? हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर और हैज अ स्कीम। कौन सा स्कीम? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय विच इन्वॉल्व्स डीलिंग, सब्सक्राइबिंग और परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड होना चाहिए। एक तो बात है स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी में कुछ नहीं बोला, या फिर बोला कोई स्कीम होना चाहिए। कौन सा स्कीम? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, बेनिफिट एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और नंबर 2 क्या बोला? जो शेयर से रिलेटेड हो, परचेज और शेयर ऑफ शेयर से रिलेटेड हो, ओके। और क्या बोल रहा है? अगर वो कंपनी खुद वो सेटअप किया हो स्कीम, या फिर उसका कोई ग्रुप कंपनी सेटअप किया हो, सेटअप बाय द कंपनी और द ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी। मतलब मान लो मेरा होल्डिंग कंपनी अगर किसी को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, या फिर कोई बेनिफिट स्कीम चलाया हुआ है, तो फिर मेरे ऊपर भी ये रेगुलेशन लग जाएगा, होल्डिंग कंपनी के ऊपर भी लगेगा, मेरे ऊपर भी लग जाएगा। समझ में आया? सारा ग्रुप कंपनी के ऊपर ये रेगुलेशन लग जाएगा। समझ में आया? सारा ग्रुप कंपनी के ऊपर रेगुलेशन, मतलब ये रेगुलेशन में जो लिमिट्स विमिट्स लिखा हुआ है वो आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अपना ग्रुप कंपनी का एम्प्लॉइज लोग को भी बेनिफिट नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या क्या चीज बोल रहा है? प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन किसको अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनी होना चाहिए जो स्वेट इक्विटी इशू करना चाहता है, या फिर जो स्कीम चला रहा है कोई ऐसा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर द विच डील्स इन परचेज और शेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, तभी इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। तभी इसको क्या बोलते हैं? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। तो इसलिए बोल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय एंड मस्ट बी इन रिलेशन टू शेयर्स, मतलब वहां शेयर्स का बात हो रहा है। अगर आप मान लीजिए एम्प्लॉइज लोग के लिए कुछ और काम करे, कुछ और, एक होटल बना दिए, एक हॉस्पिटल बना दिए, एम्प्लॉय लोग के लिए एक हॉस्पिटल बना के रख दिए, शेयर से रिलेटेड तो नहीं है ना। आप बिल्डिंग बना दिए, एक हॉस्पिटल बना दिया अलग से, तब ये रूल थोड़ा ना लगेगा। शेयर से रिलेटेड होना चाहिए कंपनी का, तभी ये वाला रेगुलेशन लगेगा, शेयर से रिलेटेड। या तो आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, या फिर आपके पास स्कीम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय एंड विच मस्ट बी इन रिलेशन टू इशू और डीलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। और वो क्या कंपनी खुद सेटअप किया है, या फिर ग्रुप कंपनी, ठीक है, कंपनी या फिर ग्रुप कंपनी, या फिर कोई ऐसा स्कीम जो फंडेड बाय द कंपनी है, ठीक है, फंडेड बाय द कंपनी है, कंपनी खुद फंड करके। जैसे मान लो कंपनी क्या किया, एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट खोल दिया, आगे पढ़ेंगे पूरा चीज। कंपनी अपना एम्प्लॉय लोग के लिए, बेनिफिट लोग के लिए ट्रस्ट खोल दिया, अब वो ट्रस्ट कर रहा है सब कुछ। समझ में आया? कंपनी अपना एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट के लिए क्या किया, एक ट्रस्ट खोल दिया। एक तो है डायरेक्ट खुद कर रहा है, एक है एक ट्रस्ट खोल दिया, भैया यही सारा काम करेगा, हम लोग के पास इतना मेहनत नहीं करने का टाइम है, वो ट्रस्ट ही सारा काम करेगा। उसमें एक ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, और वो ट्रस्टी सारा काम कर रहा है, कंपनी बस क्या कर रहा है, ट्रस्ट को देख रहा है, ट्रस्ट को पैसा देते जा रहा है, बाकी सब मेहनत ट्रस्ट कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसमें बोला मस्ट बी फंडेड और गारंटीड बाय द कंपनी, या फिर कंट्रोल, अ स्कीम इज कंट्रोल और मैनेज्ड बाय द कंपनी और एनी अदर कंपनी इन द ग्रुप। मतलब समझो, मेरा सब्सिडरी कंपनी अगर अपना एम्प्लॉय लोग को स्वेट इक्विटी दे रहा है, मेरा सब्सिडरी कंपनी, तो मेरे को भी ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मैं अगर किसी अपना एम्प्लॉय लोग को सबसे अगर स्वेट इक्विटी दे रहा हूँ, या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम दे रहा हूँ, तो मेरा सब्सिडरी के ऊपर भी ये रूल लग जाएगा। मतलब सारा ग्रुप कंपनी अंदर में आ जाएगा। अगर कोई भी एक आदमी को आप स्वेट इक्विटी दे देगा, कोई भी एक कंपनी, तो मतलब अगर ग्रुप कंपनी या फिर खुद आप अगर कोई ऐसा स्कीम चला रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड मस्ट बी इन रिलेशन टू शेयर्स, तब फिर क्या होगा, आपके ऊपर ये रेगुलेशन फॉलो होगा। समझ में? समझ में? आ गया? तो समझ में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए कंपनी, क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए, और या तो स्वेट इक्विटी कर रहा है, या फिर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, ठीक है। और कौन कर रहा है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, या फिर एसोसिएट कंपनी। कोई भी अगर कंपनी कर रहा है, ग्रुप कंपनी में कोई भी अगर आदमी के लोग कर रहा है, तब फिर ये रेगुलेशन लग जाएगा, ठीक है। एंड ये स्कीम क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन रिलेशन टू बाइंग और सेलिंग और सब्सक्राइबिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, समझ में आया यहां तक?
यहाँ तक समझ में आया? तो अभी लिख लेते हैं पहले। एक मिनट बस। एक मिनट बस। इसमें टोटल कितना क्लास लगेगा? ये वाला में कितना क्लास लगेगा? टोटल आपका 3 से 4 क्लास लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एकदम नया नया रेगुलेशन आया, एकदम नया नया रेगुलेशन आया। ओके। चलो, देखो ये दो रेगुलेशन था ना, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 एंड सेबी। ये दोनों को कंबाइन करके क्या बना? सेबी शेयर बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम 2021। कब ये हुआ? अगस्त 13 2021 में। ठीक है? या फिर आप यहाँ से लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। चैप्टर का नाम ये है। यहाँ से लिखिए ना। चैप्टर का नाम के नीचे फिर एरो दीजिएगा कि कौन सा दो चीज को मर्ज किया है। ठीक है? कौन सा दो चीज को मर्ज किया है? सेबी इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2022 और सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। ओके। हाँ, हाँ। एक बच्चा बोल रहा है पूरा चैप्टर ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले दो चैप्टर था आप लोग का, अब दो को एक कर दिया। चीज वही है। और ओल्ड सिलेबस में क्या था? ओल्ड सिलेबस में दो चैप्टर अलग अलग था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी। अब दोनों को एक कर दिया। यहाँ तक लिख लिए?
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिखा है ना, उसके बदले सेबी लिख सकते हैं। 2002 और ये रेगुलेशन 2014। एस बी ई बी रेगुलेशन, एस बी ई बी। जब भी अब हम लोग बात करेंगे ना, एस बी ई बी बोलेंगे उसको, ओके। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, और उसको बोलेंगे स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, ओके। हो गया ये ऊपर वाला? अभी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया एक्सपर्ट ग्रुप टू एनालाइज द अबव प्रपोजल, कि हम लोग दोनों को मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड टू प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशन ऑन द फॉलोइंग। हो गया? वीजा वीज मतलब कंपनीज एक्ट का पॉलिसी को, कंपनीज एक्ट में स्वेट इक्विटी के बारे में लिखा हुआ है ना, तो बोले आप यहाँ का रेगुलेशन भी देखिए, स्वेट इक्विटी का रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट का, दोनों को पढ़िए। और उसके बाद शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम को भी पढ़िए, आप बताइए, हमको एडवाइस दीजिए कि कंबाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो गया? अब इसमें क्या किया था सेबी, क्या किया था सेबी, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया। एक्सपर्ट ग्रुप को क्या बताया, अपना एडवाइस दिया। एक्सपर्ट ग्रुप लोग क्या किया, अपना एडवाइस दिया कि हम लोग को कंबाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोनों रेगुलेशन को, ठीक है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, दोनों को हम लोग को कंबाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो लोग बोला ठीक है कंबाइन करो। और कंबाइन करके कब नोटिफाई किया, अगस्त 13 2021, अगस्त 13 2021, तो वही नीचे में लिखा हुआ। क्या? विजा विज मतलब कंपेयर टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये बोला अभी नया स्कीम कब नोटिफाई हुआ,
अगस्त 13 2021 में। New regulation became effective, notified and become effective on August 13 2021। ये तो हिस्ट्री है खाली, फटाफट से लिखो। अब ओल्ड रेगुलेशन क्या होगा, चलेगा क्या? नहीं। क्या हो गया? ओल्ड रेगुलेशन रिपील हो गया। दोनों जो ओल्ड रेगुलेशन है रिपील हो गया। अब वो लोग रेगुलेशन का कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब आपका नया रेगुलेशन होगा। जो भी चीज होगा अब नया रेगुलेशन के हिसाब से होगा, पुराना रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं। ओके, तो ओल्ड रेगुलेशन इज रिपील्ड। अब चलो एप्लीकेबिलिटी लिखें। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? 6 जगह एप्लीकेबल है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, टोटल। स्टेट्यूटरी अलग से इसलिए लिख लिया क्योंकि अलग से पढ़ेंगे ना पूरा। लेकिन अगर एप्लीकेबिलिटी पूछा तो ये पूरा 6 चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो नहीं बना सकते, कभी पायलट वायलट नहीं बन पाएगा। खुद का सीट बेल्ट बांधा, बस उड़ गया। ठीक है, हो गया। शेडो स्कीम है उसके लिए एप्लीकेबल है ना? क्या क्या स्कीम है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम और स्वेट इक्विटी। ठीक है, स्वेट इक्विटी अलग से पढ़ेंगे, 5 अलग से पढ़ेंगे, इसलिए डिवाइड कर दिया। ओके, ये 5 स्कीम एक संग पढ़ेंगे और स्वेट इक्विटी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन भी अलग अलग है सबका। ठीक है, डेफिनेशन एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग है यहाँ पे, और स्वेट इक्विटी में अलग है एम्प्लॉय का डेफिनेशन, इसलिए अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, ओके, आगे बढ़े। कौन कौन सा कवर्ड है, कौन कौन कंपनी कवर्ड है? ठीक है, कहाँ का एप्लीकेबल है? कंपनीज कौन कौन सा कवर्ड है? एनी कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स और हैज अ स्कीम। नहीं, लिस्टेड तो होना ही पड़ेगा, एंड है इसके बाद। लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स और हैज अ स्कीम।
कौन सा स्कीम? फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय फॉलोइंग डीलिंग इन और सब्सक्राइबिंग टू और परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। an RSC and issue sweat equity shares or has a scheme। कौन सा स्कीम? और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल रहा है कि ना, देखो लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए और स्वेट इक्विटी इशू करना चाहिए, या फिर स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर रहा है, या फिर कोई स्कीम है उसके पास। कौन सा स्कीम? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय इन्वॉल्विंग डीलिंग इन सब्सक्राइबिंग और परचेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, या फिर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया कौन सा? ये स्कीम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय कंपनी चला रहा है या उसका ग्रुप कंपनी चला रहा है, या कंपनी गारंटी दिया हुआ है, या फिर क्या कर रहा है, कंपनी उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हाँ, एज अ स्कीम में तीन पार्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 1 में ये रहा, नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। ऊपर वाला लिख लिए ना, फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय इन्वॉल्विंग डीलिंग, सब्सक्राइबिंग और परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। एक मिनट, ठीक है। सेटिस्फाइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सेटअप और कंट्रोल्ड और फंडेड। ठीक है, सेटअप और कंट्रोल्ड और फंडेड बाय द कंपनी और ग्रुप कंपनी। ठीक है, इजी कर दिया ना। सेटअप और कंट्रोल्ड और फंडेड। ठीक है, कंपनी कंट्रोल कर रहा है उसको, जो स्कीम का जो ट्रस्ट बना है ना, ट्रस्ट को कंपनी कंट्रोल कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो तो चला ही रहा है ना ऐसा स्कीम। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कंपनी चलाए, उसका ग्रुप कंपनी चलाए। अगर मान लो कोई कंपनी दूसरा कंपनी के थ्रू चला रहा है, कंपनी कोई दूसरा कंपनी के थ्रू चला रहा है, तो भी उसको ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? तो दूसरा कंपनी जो ये चला रहा है स्कीम, उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई ट्रस्ट है उसको कंट्रोल कर रहा है, तभी भी उसको चलाना पड़ेगा। या फिर जो आदमी ये स्कीम चला रहा है उसको लोन दे रखा है, तो भी तो भी ये रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? तो अभी एप्लीकेबिलिटी पर रहते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या होगा? लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नंबर 2, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड इशूइंग स्वेट इक्विटी। अगर स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर रहा है, या फिर कोई स्कीम चला रहा है, कैसा स्कीम? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड मस्ट बी इन रिलेशन टू शेयर्स परचेज सेल और डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और उसके बाद नंबर 3, मस्ट बी सेटिस्फाइंग ऑल ऑफ दिस कंडीशन, एनी ऑफ दिस कंडीशन। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? सेटअप बाय द कंपनी और द ग्रुप कंपनी, कंट्रोल्ड बाय द कंपनी और द ग्रुप कंपनी, फंडेड बाय द कंपनी और ग्रुप कंपनी। याद हो गया? यहां तक पढ़े थे अपने, अब आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका एम्प्लॉय का। क्या?
एम्प्लॉय का, कि किसको देना होगा भैया ये बेनिफिट, एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय होता कौन है, बेनिफिट किसको देंगे, एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय होता कौन है, तो वो एम्प्लॉय कौन कौन होगा, एम्प्लॉय वो पढ़ेंगे। एम्प्लॉय मतलब एनी एम्प्लॉय। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी के लिए एम्प्लॉय का अलग मीनिंग होगा, लेकिन ये जो 5 स्कीम है ना, ईसॉप, ईएसपीएस, कार, जीपीएस, और उसके बाद एक और क्या था, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, ये 5 स्कीम के लिए एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग है, स्वेट इक्विटी के लिए एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग है, इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं। 5 स्कीम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, 5 स्कीम में क्या डेफिनेशन है एम्प्लॉय का, अभी वो पढ़ रहे हैं। तो 5 स्कीम में क्या एम्प्लॉय का डेफिनेशन है, एन एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी जिसको एम्प्लॉय मानता है, कंपनी जिसको एम्प्लॉय मानता है, हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या तो इंडिया में काम कर रहा है या तो बाहर काम कर रहा है। कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए या तो इंडिया के अंदर या एम्प्लॉय के इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, सब्सिडी कंपनी कोई बाहर में खोल रखा है, तो क्या कवर्ड नहीं होगा, कवर्ड होगा, उसको भी एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर उसको भी कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो भी ये रेगुलेशन के हिसाब से ही देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर हो, कंपनी का डायरेक्टर हो कौन सा, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, डब्ल्यूटीडी हो या नहीं हो, होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे नहीं हो, इंक्लूडिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन 2 आदमी को नहीं मानेंगे, अगर प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप का आदमी होगा, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो किसको नहीं मानेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आदमी मिला जिसको नहीं मानेंगे, कौन, प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर ग्रुप भी आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखिए इन लोग का क्या मोटिव है, प्रोमोटर तो फिर यार ऐसे अपने आप को इशू करता रहेगा शेयर, प्रमोटर तो अपने आप को इशू करता रहेगा शेयर, ठीक है। हम लोग किस लिए दे रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए ना एम्प्लॉय लोग को। अरे तुमको क्या मोटिवेट करे, तुम्हारी तो कंपनी है, समझ में आया, तुमको क्या मोटिवेट करे, तुम्हारी तो कंपनी है, तुमको क्या मोटिवेट करेंगे हम, तुम्हारा कंपनी है तो तुमको तो मोटिवेट करेंगे नहीं, तुमको क्या बेनिफिट दे कि जिससे तुम अच्छा काम करे, तुम्हारी कंपनी डुबा दे अपना कंपनी को, हमको क्या मतलब है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, तो तुमको क्या मोटिवेट करेंगे, तभी बोल रहा है एम्प्लॉय लोग को करो मोटिवेट, और कंपनी तो एम्प्लॉय लोग को मोटिवेट करने के लिए शेयर दे रहा है ना, समझ में आया। तो अपने आप को शेयर देके क्या ये साबित करना चाहता है, तुम अपने आप को शेयर देके तो इसलिए तुमको नहीं रखेंगे। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग क्या होता है, इंडिपेंडेंट लोग बहुत सारा कंपनीज में होता है, ठीक है, बहुत सारा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग क्या करता है, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, ठीक है, वो लोग को टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टीज, ये सब लोग के लिए हम लोग अपना कंपनी में डायरेक्टर बनाते हैं। तो बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग को भी मोटिवेट करने का दरकार नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग खुद ही मोटिवेटेड रहता है, ओके, समझ में आया। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग को भी हम लोग क्या करेंगे, आपका ये जो स्कीम चलाएंगे ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग को अगर मान लो कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो ये रेगुलेशन में एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, उसको क्या रेगुलेशन में एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। मान लो डायरेक्ट अगर मान लो प्रोमोटर है, सैलरी उठाता होगा, ठीक है, तो कंपनी अपना बुक्स में तो उसको एम्प्लॉय दिखा रखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो भी उठाता होगा सैलरी, कंपनी अपना बुक्स में उसको भी एम्प्लॉय दिखा रखा है, लेकिन ये रेगुलेशन के लिए हम लोग उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ एम्प्लॉय, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रेगुलेशन के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे, रेगुलेशन के लिए हम लोग उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। मतलब अगर प्रोमोटर को कुछ भी शेयर वेयर दे रहा है तो उसको हम लोग ईसॉप नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ दे रहा है तो हम लोग उसको ईसॉप नहीं ट्रीट करेंगे। तो कौन सा 2 आदमी को नहीं मानेंगे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को मानेंगे, होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव सबको मानेंगे, लेकिन 2 आदमी को नहीं मानेंगे। अगर डायरेक्टर कोई प्रमोटर ग्रुप का आदमी है, अगर डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो नहीं मानेंगे, ठीक है। एनी एम्प्लॉय, अगर कोई ग्रुप कंपनी का वो एम्प्लॉय है, समझ में आया, अगर वो कोई ग्रुप कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर मतलब सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, अगर इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, होल्डिंग कंपनी ऑफ एम्प्लॉय मानेंगे, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय होल्डिंग कंपनी का हो या सब्सिडरी कंपनी का हो या एसोसिएट कंपनी का हो, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, एम्प्लॉय मानेंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, एम्प्लॉय मानेंगे। अब उसमें भी अगर मान लो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का अगर प्रोमोटर है तो उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको भी एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय है ही नहीं, तो फिर मानेंगे कैसे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, एन एम्प्लॉय हुज अ प्रोमोटर और बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्टर, डायरेक्टर हु इज अ पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप। अब बोल रहा एम्प्लॉय हु इज अ पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप। मान लो कोई ऐसा आदमी है जो प्रोमोटर है लेकिन उसको हम लोग डायरेक्टर नहीं माने, वो प्रोमोटर है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, तो नॉर्मल एम्प्लॉय है। अगर वो जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे क्या बोला था फर्स्ट वाला पॉइंट में कि डायरेक्टर जो प्रोमोटर ग्रुप में नहीं हो, अब यहाँ पे एम्प्लॉय भी बोल दिया प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर को तो मानेंगे ही नहीं, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे डायरेक्टर हो। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या बोल दिए, वापस से प्रोमोटर आ गया, तो एक ही चीज को रिपीट कर रहा है दोबारा, ठीक है। पहले में क्या बोला, डायरेक्टर जो प्रोमोटर है, इसमें बोला एम्प्लॉय जो प्रोमोटर है, ठीक है, एम्प्लॉय जो प्रोमोटर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट बोलता है
ऐसा डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर अगर वो अपना रिलेटिव के संग या फिर खुद कंपनी में 10% या 10% से ज्यादा स्टेक रखता हो, उसको भी हम लोग एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी मेजर चंक है ना कंपनी के ऊपर, तो ऐसे ही मोटिवेटेड है, उसके पास तो 10% शेयर, उसको और क्या देंगे। क्या बोला, होल्ड डायरेक्टली मोर देन 10%, ग्रेटर देन 10% स्टेक अगर कंपनी में अगर होल्ड कर रहा है, 10% से ज्यादा अगर कंपनी में होल्ड कर रहा है, तो फिर उसको क्या मानेंगे, अपने एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, ठीक है, बिकॉज उसका मेजर मेजोरिटी कंट्रोल कर पा रहा है कंपनी को। तो ऐसा भी तो हो सकता है जबरदस्ती ईसॉप इशू कर देगा अपने आप को, कर सकता है, और खुद ही बोलेगा हाँ हमको चाहिए, तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है कंपनी का, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो कितना जन को नहीं मानेंगे, एक तो प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसके बाद एनी डायरेक्टर विच होल्ड 10% विच होल्ड मोर देन 10% स्टेक इन द कंपनी, ठीक है, मोर देन 10% स्टेक इन द कंपनी, डायरेक्टर खुद या फिर अपना रिलेटिव के संग या फिर थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। डायरेक्टर एक कंपनी का डायरेक्टर एक दूसरा कंपनी का डायरेक्टर है, और वो कंपनी 10% स्टेक होल्ड करता है। समझ में आया, समझो अब बात को समझो। अगर मान लो दीपक अग्रवाल डीए लिमिटेड का, डीए कंपनी का कोई डायरेक्टर है, और डीए कंपनी कोई दूसरा, डीए कंपनी अपना ही कंपनी में हम दोबारा से होल्ड कर रखा है शेयर, समझ में आया, डायरेक्टर खुद नहीं होल्ड कर रहा है, किसी कंपनी से के थ्रू होल्ड कर रहा है, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है ना, लेकिन ये जो डायरेक्टर है ना उसमें मेजर शेयर होल्डर है, ये डायरेक्टर उसमें मेजर शेयर होल्डर है, और उस कंपनी से होल्ड कर रखा है, उसी कंपनी में जिस कंपनी का हम डायरेक्टर है, तो फिर इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उस कंपनी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्टर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। समझ में आया, देखिए डीए लिमिटेड, डीए, और ये हो गया मान लो रिलायंस, ठीक है। अब मान लो रिलायंस का हम डायरेक्टर है, मान लो, ठीक है, रिलायंस का क्या है, डायरेक्टर है, अच्छा लग रहा है सुन के, ठीक है, रिलायंस का हम डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये डीए लिमिटेड है ना, रिलायंस का में हम कोई शेयर होल्ड नहीं करता है डायरेक्ट, लेकिन ये डीए लिमिटेड बोल के क्या क्या हमें कंपनी बना दिया, क्या एक कंपनी बना दिया, और वो डीए लिमिटेड शेयर होल्ड कर रहा है, किसमें, रिलायंस में 11%, ठीक है, क्या 11%, तब डीए लिमिटेड को अपने, डीए को क्या मानेंगे, अपने एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसमें होल्ड कर रहा है, डायरेक्टली नहीं होल्ड कर रहा है, बाय कंपनी कर रहा है, इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है। हाँ, तो ये तो इंडिविजुअल है ही नहीं ना, एम्प्लॉय कैसे हो गया, डीए लिमिटेड एम्प्लॉय हो गया क्या, नहीं ना, डीए एम्प्लॉय होगा, कंपनी को कैसे एम्प्लॉय मान ले, एम्प्लॉय शुड बी अ पर्सन, ठीक है, तो एक पर्सन है, अब एक पर्सन जो डीए है तो उसका शेयर भी नहीं है कंपनी में, नहीं है ना शेयर कंपनी में, डीए का तो शेयर नहीं है कंपनी में, लेकिन डीए लिमिटेड का शेयर है, तो अल्टीमेटली डीए का ही शेयर मानेंगे उसको, तो डीए को भी क्या मानेंगे, अपने एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है शेयर, अगर मान लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, यही बोलेगा एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर एक दूसरा कंपनी खोल रखा है, और वो कंपनी जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उसमें होल्ड कर रखा है 11% स्टेक, तो क्या उसको एम्प्लॉय मानेंगे क्या हम लोग, नहीं मानेंगे। समझ में आया, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो किस किस को एम्प्लॉय मानेंगे बताइए फटाफट से। एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उससे कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और प्रोमोटर ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी, अगर कोई भी ग्रुप कंपनी अगर एम्प्लॉइज लोग को रिक्रूट कर रखा है इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में, वो भी एम्प्लॉय माना जाएगा, लेकिन उसमें भी वो एम्प्लॉय प्रोमोटर ग्रुप का नहीं होना चाहिए। और कोई डायरेक्टर जो कि 10% से ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा है कंपनी में, वो भी नहीं होना चाहिए, आइडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट। इनडायरेक्टली कैसे होगा, अपनी वाइफ को बोल देगा मुकेश अंबानी नीता अंबानी होल्ड कर लेगी, तो भी नहीं माना जाएगा, तभी भी वो लोग को एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, तभी भी रिलायंस अपने आप, मुकेश अंबानी अपने आप को ईसॉप इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, एम्प्लॉय का डेफिनेशन समझ में आया, चलो लिख लेते हैं। कौन सा रिलेटिव, हाँ, देखो कंपनीज एक्ट क्या है ना, मेन एक्ट है, तो ये रेगुलेशन है, तो आप रेगुलेशन में जो इमीडिएट, जैसे मान लीजिए रिलेटिव का डेफिनेशन अगर कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा होगा, कंपनीज एक्ट में बोला है कि हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर को अपने रिलेटिव मानेंगे, अब यहाँ पे बोल सकता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ ब्रदर एंड सिस्टर में सिस्टर को नहीं मानेंगे, ब्रदर को ही मानेंगे, तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन एक और आदमी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता है। समझ में आया, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ हस्बैंड वाइफ ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे बोलेगा हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर और एक दो आदमी को, तुम्हारा दोस्त को भी मान लेंगे रिलेटिव, नहीं बोल सकता, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिलैक्स नहीं कर सकता। तो कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव का डेफिनेशन है वही चलेगा इधर, अगर इसमें प्रोवाइडेड यहाँ डिफाइन नहीं है तो, अगर यहाँ डिफाइन है तो यहाँ पे चलेगा।
एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक्सेप्ट प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप। एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक्सेप्ट प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, समझ में आया। और यहाँ पे लिखिए एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप कंपनी, दैट इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। एक्सेप्ट एम्प्लॉय हु इज प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप। लिखिए यहाँ तक। हुआ। अब यहाँ पे एक्सेप्ट में एक एक्सेप्ट वाला पॉइंट लिख दिया, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय ऑफ द ग्रुप कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट एक्सेप्ट एम्प्लॉय हु इज द प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप। ठीक है, एम्प्लॉय हु इज बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप, या फिर आपका नंबर तीन, नंबर दूसरा, डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10%। क्या चीज, कौन सा वन एंड टू? नहीं, डायरेक्टर में क्या बोला, एम्प्लॉय ऑफ द ग्रुप कंपनी। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ग्रुप कंपनी में एक्सेप्ट कोई डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कोई एम्प्लॉय जो आपका प्रोमोटर ग्रुप में है या फिर और है। दोनों चीज कैसे होगा, डायरेक्टर होल्ड्स मोर देन 10% शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली में सब चीज आ गया, इनडायरेक्टली में कंपनी से भी आ गया और वाया रिलेटिव भी आ गया। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर होल्ड करता है 10% शेयर्स ऑफ द कंपनी तो उसको भी हम लोग एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय का एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कर रहे हैं। एम्प्लॉय का क्या है डेफिनेशन, एम्प्लॉय में क्या हो गया, एम्प्लॉय क्या हो गया, एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। नंबर टू, एनी डायरेक्टर वेदर इट इज होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक्सेप्ट एनी डायरेक्टर बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर और द प्रोमोटर ग्रुप एंड और he should not be independent director। उसके बाद employee of the group company that is holding subsidiary or associate except the employee who is belonging to the promoter or the promoter group or director who holds more than 10% shares of the company either directly or indirectly। ठीक है, आराम से संभाल लेंगे अब केस स्टडी।
ये कंपनी में क्या बोला ना, जैसे आप एक कंपनी, अपना कंपनी के हिसाब से सोचो, जैसे आपका कंपनी है, आपका कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आप उसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा इस रूल्स के हिसाब, बस ये इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ये यही बोला है बस, एक्ट में यही मतलब है। दूसरा कंपनी के लिए वो अपना एम्प्लॉय देखेगा, आपको खाली अपना कंपनी के बारे में सोचना है अभी। ठीक है, एम्प्लॉय का डेफिनेशन कर लिए। अब देखो क्या बोला है, ये स्कीम क्या है ना, ये स्कीम दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब ये क्या बोल रहे हैं सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? डायरेक्टली क्या होता है ना, कंपनी अपना एम्प्लॉयज लोग को डायरेक्टली शेयर्स इशू कर दिया, कंपनी अपना डायरेक्टली एम्प्लॉयज लोग को बोला कि भैया आप ईसॉप लोगे, हम डायरेक्टली आपको दे देंगे, मतलब हम खुद इशू कर देंगे। इनडायरेक्टली में क्या होता है, कंपनी क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली में क्या बोल रहा है, हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट आपको शेयर्स इशू करेगा। समझ में आया? एक पे फर्स्ट में क्या हुआ, कंपनी बोला कि हम खुद कर देंगे, कंपनी में क्या बोला कि अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन किया, आपका हम पैसा काट रहे हैं, सैलरी काट रहे हैं, हम आपको लेटर डेट में एक साल बाद शेयर इशू कर देंगे, आप एक साल तक कंपनी में रहोगे, आपको शेयर्स हम लोग इशू कर देंगे। ओके, सेकंड वाला में क्या बोला, इनडायरेक्ट में हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट आपको शेयर्स इशू करेगा। समझ में आया? वो ट्रस्ट आपको शेयर्स इशू करेगा, वो ट्रस्ट को हम लोग लोन दे देंगे और वो आपको शेयर्स शेयर्स आपको इशू कर देगा। समझ में आया? हम लोग आपका पैसा काटेंगे, जो पैसा हम लोग आपका काटेंगे वो हम लोग एम्प्लॉय ट्रस्ट लोग को दे देंगे, हम लोग ट्रस्ट लोग को दे देंगे, और ट्रस्ट लोग आपका बेनिफिट लोग के लिए चल रहा है, जो भी स्कीम हम लोग चलाएंगे ट्रस्ट की बेसिस में चलाएंगे, और ट्रस्ट क्या करेगा, आप लोग को शेयर दे देगा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, एक मीडिएटर रख दिया वो लोग, ट्रस्ट। ठीक है, तो एक ट्रस्ट खोलने से क्या होता है, एम्प्लॉय लोग को भरोसा हो जाता है कि कंपनी हम लोग के संग गलत कर सकता है, ट्रस्ट नहीं करेगा, कि ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट नहीं करेगा। और ट्रस्ट में क्या होता है ना, जो ट्रस्टी लोग होता है ना, वो कंपनी का कभी प्रमोटर वोमोटर नहीं होता है, ट्रस्टी लोग एक इंडिपेंडेंट आदमी रहता है। क्या? ट्रस्टी लोग इंडिपेंडेंट आदमी रहता है, कंपनी अपना आदमी नहीं बैठाता है, ट्रस्टी लोग दूसरा आदमी होता है। तो कंपनी एक बार पैसा दे देता है ना ट्रस्ट को, तो उसका ड्यूटी है कि वो वापस नहीं कर सकता अब कंपनी को, उसको एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रस्ट क्रिएट करता है, मैक्सिमम जितना कंपनी है ट्रस्ट क्रिएट करता है। अब मान लो कंपनी को कुछ हो गया, एक एम्प्लॉय काम करता रहा साल भर तक, पैसा कटता रहा उसका, पैसा कटता रहा, अब कंपनी तो ऐसा गलत बुद्धि हो सकता है ना, इंसॉल्वेंट हो जाए, डायरेक्टर भाग जाए, कुछ भी हो सकता है ना, प्रोमोटर भाग जाए, नीरव मोदी ये सब, विजय माल्या, तो एम्प्लॉय लोग को सैलरी नहीं मिला, ईसॉप कहाँ से मिलेगा? समझ में आया? लेकिन ट्रस्ट रहेगा ना, ट्रस्ट रहेगा तो पैसा एक संग ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? जितना भी एम्प्लॉय लोग का पैसा है ना, ट्रस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब चाहे कंपनी को जो भी हो, ट्रस्ट को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट परपेचुइटी तक चलता रहता है। समझ में आया? कंपनी को चाहे जो भी हो, चाहे कंपनी कोई भी लीगल बैटल में आ जाए, कितना भी वापस करना पड़े पैसा, ये पैसा को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। समझ में आया? ये पैसा को, ट्रस्ट का पैसा को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ट्रस्ट खोलता है, और ट्रस्ट में क्या होता है, एक गारंटी मिल जाता है कि मिलेगा, चाहे कंपनी को जो भी हो जाए, कंपनी में चाहे कुछ भी आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट ट्रस्ट अपना एम्प्लॉयज लोग को शेयर दिए बिना कुछ नहीं होगा। बोलेंगे सर एम्प्लॉय लोग मान लो शेयर नहीं लिया लास्ट में, अगर शेयर नहीं लिया लास्ट में तो कोई नया स्कीम चालू करेगा कंपनी, उस स्कीम में वो पैसा डाल देगा। समझ में आया? अगर कोई एम्प्लॉय, मान लो कंपनी 100 करोड़ का लोन दे दिया ट्रस्ट को, 100 करोड़ का लोन दे दिया ट्रस्ट को, 100 करोड़ का लोन क्या देता है, मतलब जो पैसा मिलता है एम्प्लॉय लोग से वो लोन के थ्रू दिखा देता है वो। अब एम्प्लॉय लोग से जो सैलरी काटा वो लोन उसमें डाल दिया। अब ट्रस्ट में एक बार पैसा चला गया ना, तो ट्रस्ट वेट करेगा उसका एक साल का पीरियड ओवर होने का, जैसे बोला ना एक साल तक वो रहेगा एम्प्लॉय तब मिलेगा। अब क्या करे, एक साल का पीरियड तक ओवर होगा, अब एम्प्लॉय लोग आएगा ट्रस्ट के पास, बोलेगा भैया शेयर दे दो। ठीक है भैया शेयर दे दो, या तो उसके पास ऑप्शन है शेयर ले लेगा या तो पैसा ले लेगा। अगर मान लो उसको शेयर नहीं लेना है तो ट्रस्ट पैसा दे देगा। समझ में आया? अगर शेयर नहीं लेना है तो ट्रस्ट क्या करेगा, पैसा दे देगा। बोला ना स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है ऑप्शन है, मतलब आप शेयर ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। अब इसमें कैच है, अब इसमें क्या कैच है देखो, अब एक ट्रस्ट बन गया, अब है ना कंपनी क्या बोल सकता है ना, कि हम लोग नया इशू नहीं लेके आएंगे, फ्रेश इशू नहीं लेके आएंगे, कोई नया शेयर हम लोग मार्केट में नहीं लेके आएंगे, जो मार्केट में शेयर ऑलरेडी घूम रहा है ना, वही शेयर खरीदेंगे और वो तुमको दे देंगे। समझ में आया बात? मतलब सेकेंडरी मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट में आदमी लोग बेचने वाला भी तो होगा, हम लोग उससे क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे और वही शेयर तुमको दे देंगे। नया शेयर है नहीं बाबू इश्यू करने के लिए, तो मार्केट से हम लोग शेयर खरीदेंगे और तुमको दे देंगे। तो ये जो मार्केट से शेयर खरीद के दे रहा है ना, वो खाली ट्रस्ट कर सकता है, कंपनी नहीं कर सकता, नहीं तो बाईबैक का रूल लग जाएगा, अलग अलग झमेला हो जाएगा। कंपनी अगर खुद करेगा, प्रोमोटर अगर खुद खरीदेगा तो सब झमेला हो जाएगा ना, अलग अलग रेगुलेशन लग जाएगा, बाईबैक वाला और ये सब वाला। तो बोल रहा है कि नहीं, डायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली इशू कर रहे हैं, डायरेक्टली इशू कर रहे हैं, तब फिर आप फ्रेश इशू लेके आइए और डायरेक्टली करिए या तो डायरेक्टली में भी ट्रस्ट बना सकते हैं, और इनडायरेक्टली में मैं क्या बोल रहा है, अगर आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर एक्वायर कर रहे हैं, क्या सेकेंडरी मार्केट से, तो ट्रस्ट को पैसा दे देगा। ट्रस्ट क्या करे देगा, मान लो अपने को एम्प्लॉय लोग को 2 लाख शेयर देना है,
एम्प्लॉय लोग को 2 लाख शेयर देना है, तो ट्रस्ट क्या करेगा, 2 लाख शेयर उठा लेगा मार्केट से, समझ में आया। और ट्रस्ट क्या काम करेगा, जैसे अपने एम्प्लॉय लोग को क्या बोले 2600 में, 2600 में देना है, लेकिन शेयर का भाव अभी 2900 रुपया है, तो ट्रस्ट क्या करेगा, ट्राई करेगा कि 2600 के भाव में ही मिल जाए शेयर। ट्रस्ट क्या करेगा, ट्राई करेगा कि कंपनी को नुकसान नहीं हो, 2600 का भाव में ही शेयर आ जाएगा, क्योंकि इसको तो 2600 में ही देना है ना एम्प्लॉय लोग को। तो ट्रस्ट वहां पे, ट्रस्ट खोलने से ये भी फायदा होता है कंपनी को, क्या कि वो कंपनी को नुकसान नहीं हो, एम्प्लॉय लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर इशू करने का, समझ में आया, समझ में आया। तो ट्रस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, शेयर्स को उठा रहा है मार्केट से, मार्केट से उठा रहा है, सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को उठा रहा है। सेकेंडरी मार्केट में कैसे उठाएगा, शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट में परचेज करेगा, ऑर्डर डालेगा परचेज वर्चेज का, शेयर आ जाएगा उसके पास, वेट करेगा, और उसके बाद एम्प्लॉय लोग का जब टर्नओवर खत्म, जब टेन्योर खत्म होगा, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, जो लोग जैसे, जो लोग को जैसा जैसे ऑप्शन मिला हुआ है, 1 साल वेट करेगा, 2 साल वेट करेगा, 3 साल वेट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, शेयर्स इशू कर देगा, ठीक है, समझ में आया। तो 2 रूट है, एक डायरेक्ट रूट, एक इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट में क्या करता है, कंपनी डायरेक्टली देता है, कंपनी डायरेक्टली देता है, और कंपनी डायरेक्टली कैसे दे सकता है, कंपनी डायरेक्टली फ्रेश इशू लेके आएगा ना, फ्रेश इशू लेके आएगा, नया शेयर इशू करेगा। मान लो कंपनी का ऑलरेडी पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख, अब एम्प्लॉय लोग को और 2 लाख शेयर देना है, तो 2 + 2 4 लाख हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नया इशू, फ्रेश इशू लेके आएगा एम्प्लॉयज लोग के लिए, ठीक है। तो उसको एफपीओ भी लेके आ सकता है, एफपीओ में स्वेट इक्विटी शेयर्स भी घुसा देगा, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स भी घुसा देगा, समझ में आया। जैसे मान लो एफपीओ लेके आना है 1000 करोड़, जिसमें से एम्प्लॉय लोग को आपको एफपीओ लेके आ रहा है वो 10 लाख शेयर का, तो एम्प्लॉय लोग को 2 लाख शेयर देना है, तो 2 लाख शेयर अलग से अलग कर देगा और एम्प्लॉय लोग को दे देगा। एक ही हो गया डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड क्या हो गया, ट्रस्ट, ट्रस्ट खोलेगा, ट्रस्ट लोग को एक ट्रस्ट बना देगा, ट्रस्ट लोग सेकेंडरी मार्केट से शेयर को खरीदेगा, क्या करेगा, सेकेंडरी मार्केट से शेयर को खरीद के अपने पास रख लेगा, जब जब जैसे जैसे एम्प्लॉय को चाहिए देते रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो डायरेक्ट रूट में क्या है, कंपनी एम्प्लॉय लोग को देगा ऑप्शन, कंपनी क्या देगा, एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन देगा, और एम्प्लॉय लोग क्या करेगा, एक्सरसाइज कर लेगा ऑप्शन, और फिर शेयर चला जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल दिखाया हुआ है, मतलब कंपनी क्या किया, एम्प्लॉय लोग को बोला कि भैया तुमको ऑप्शन देते हैं, और एम्प्लॉय लोग क्या बोला ठीक है, तो एम्प्लॉय लोग का सैलरी से पैसा काटते जाएगा, सैलरी से पैसा काटते जाएगा, और फिर लास्ट में क्या करेगा, शेयर्स दे देगा। नॉर्मल एकदम सिंपल है डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, ट्रस्ट रूट, ट्रस्ट रूट में क्या होगा, कंपनी क्या बनाए, एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, क्या किया, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, और कंपनी क्या किया, इसको क्या दिया, ग्रांट ऑफ लोन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है, ग्रांट ऑफ लोन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। और ये एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट क्या करेगा, ये जो पैसा मिला ना, पैसा से क्या करेगा, एम्प्लॉय लोग को शेयर इशू करेगा, क्या करेगा, एम्प्लॉय लोग को शेयर इशू करेगा। एम्प्लॉय लोग को पूछेगा कि भैया तुमको स्टॉक ऑप्शन चाहिए क्या, बोलेगा हाँ चाहिए, तो ले लो शेयर, ले लो शेयर, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेगा, मान लो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है ना, अब उसको मान लो कंपनी से 100 करोड़ का लोन मिल गया, कितना, 100 करोड़ का लोन, मतलब 100 करोड़ का उसको ई शॉप इशू करना है। लेकिन वो क्या किया ना, अल्टीमेटली 80 करोड़ ही यूज कर पाए, 80 करोड़ का ही शेयर दे पाए एम्प्लॉय लोग को, तो 20 करोड़ बाकी रह गया। वो 20 करोड़ क्या करेगा, कंपनी को रीपे कर देगा, और कंपनी 80 करोड़ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बोल के अपना बुक्स में बुक कर देगा, समझ में आया। तो ये ट्रस्ट क्या बोलेगा कि जबरदस्ती हमको लोन दे रहे हैं, हम तो शेयर दे दिया आपका, तो कंपनी क्या, जितना शेयर्स ये लोग इशू करेगा ना ट्रस्ट, उतना शेयर्स को क्या करेगा, अपना बुक्स में बुक करना पड़ेगा ना, अपना बुक्स में खर्चा बोल के दिखाना पड़ेगा ना, तो अपना बुक्स में खर्चा बोल के दिखा देगा। और बाकी जो रीपेमेंट आएगा उसको रीपेमेंट में, बाकी मतलब 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ में 20 आ गया, तो 80 करोड़ क्या हो गया, उसका खर्चा हो गया, तो खर्चा बोल के बुक कर देगा, समझ में आया, समझ में आया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूट, चलो इसको भी लिख लेते हैं। रूट्स, राउटर कहाँ से, हम आईटी पढ़ा रहे हैं क्या, आईटी पढ़ा रहे हैं, हब राउटर स्विच, अब वही बच गया, वो भी पढ़ा देते हैं। सारा लॉ तो तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, वो भी लॉ है तुम लोग के।
हो गया, ये ड्राइंग बना लेना। डायरेक्ट के नीचे, डायरेक्ट के बगल में लिखे हैं ट्रस्ट रूट। ठीक है, कंपनी, कंपनी क्या किया, कंपनी एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन दिया, ठीक है, एम्प्लॉय लोग को शेयर दे दिया और उन लोग एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कंपनी क्या किया, कंपनी ट्रस्ट लोग को क्या दिया, लोन, ठीक है, लोन ट्रस्ट क्या किया, वापस कर दिया, रीपेमेंट कर दिया लोन को। ट्रस्ट क्या किया, शेयर दे दिया एम्प्लॉय लोग को, ठीक है। पढ़ाएंगे। ठीक है, डन। देखो कोई रिलेटिव का मीनिंग पूछ रहा था ना, देखो रिलेटिव क्या है, कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेटिव मतलब जो रिलेटिव कंपनीज एक्ट में डिफाइन है वो रिलेटिव मानेंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट में पढ़े ना आप लोग रिलेटिव, रिलेटिव का डेफिनेशन वापस से पढ़ा है एक्ट वाला। देखो आज हल्का ही, अभी छोड़ देंगे, अभी अभी छोड़ देंगे, 2 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएंगे आज, बड़ा टॉपिक है, 1 घंटा लगेगा उसको। समझ लो, पहले फ्लो पढ़ा देते चैप्टर का, चैप्टर का क्या फ्लो है। अब देखो क्या है ना, ये यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट हम लोग का कवर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट कवर हो जाता है। अब पूरा क्या है ना, यहाँ पे रेगुलेशन में चलेगा कि हम लोग ट्रस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्कीम को। अभी बोले ना ट्रस्ट, तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से समझेंगे कि ट्रस्ट रूट से हम लोग कैसे स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। फिर उसके बाद देखिए, ट्रस्ट रूट में क्या लिमिट होता है ना, क्या लिमिट, कि ट्रस्ट रूट आपने बोले नहीं, शेयर्स को एक्वायर कर सकता है सेकेंडरी मार्केट से, तो कितना शेयर्स एक्वायर कर सकता है, वो सब लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। क्या शेयर्स कितना एक्वायर कर सकता है सेकेंडरी मार्केट से, वो सारा लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना शेयर्स को उठा सकता है, वो भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा चीज को मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और 100% यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्यों, क्योंकि अभी नया नया रेगुलेशन है, एकदम नया नवेला रेगुलेशन, तो 100% एक क्वेश्चन पूछेगा ही। बीट स्वेट इक्विटी, बीट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, कुछ भी एक चीज पूछेगा ही पूछेगा। और मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। तो रेडी रहिएगा, तो छोड़ के मत जाइएगा, चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, और बस खाली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और क्लास को कभी मिस मत करिएगा, रेगुलर ये कर लीजिए तो आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर बुक से पढ़ने जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक एक लाइन में 10-10 मीनिंग है, ठीक है। आज यहाँ पे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट, ओके।